मेरी पहली प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। सास का पहला कदम अस्पताल के कमरे में और पहला डायलॉग, इतना मेहनत करके ऑपरेशन करा के एक लड़की को पैदा किया है। अब शुरू होती है मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना। और एक रात ऐसी आई कि मेरा पति मेरे बच्ची को उठा के बालकनी के बाहर खड़ा हो गया कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं इसको नीचे फेंक दूंगा। बस वो दिन था जब एक हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्णिका शुक्ला है। मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन चुका है। मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ। पूरी तरीके से स्कूलिंग, एजुकेशन, कॉलेज लाइफ, पोस्ट ग्रेजुएशन सब इलाहाबाद में हुआ। पूरी जिंदगी लाइफ में सिर्फ एक मोटो था, पढ़ाई करना और मेरे पिताजी का सपना पूरा करना, जो कि था एक आईएएस बन जाओ। उत्तर प्रदेश में अभी भी ये मानसिकता है कि एक लड़की या लड़का या तो सरकारी कर्मचारी बनते हैं या तो वो कुछ नहीं होते। उसी तरह मेरे माता पिता ने भी एक सपना देखा था कि मैं एक आईएएस बनूं। केजी से 12 तक साइंस की पढ़ाई की। उसके बाद पिताजी को ये लगा कि जितना साइंस पढ़ना चाहिए था अब पढ़ चुकी। उन्होंने मेरी स्ट्रीम चेंज की और मुझे आर्ट्स में डाल दिया। आर्ट्स साइड पढ़ते पढ़ते फिर तैयारी शुरू की और मेरा सफ़र इलाहाबाद से निकल के दिल्ली आ गया। दिल्ली में मुखर्जी नगर में जैसे सारे छात्र भागते, मैंने भी भागना शुरू किया। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। तो 1 साल की पढ़ाई और बहुत मेहनत के बाद फल ये निकला कि जिस पैटर्न पे मैंने पढ़ाई की और पहला अपीयर करने के लिए जो चेक करने के लिए लोग पेपर देते हैं, उसके अगले साल जब ये सोचा कि अब अगली बार निकाल लेना है तो पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया और तब आया सीसैट। और इस 1 साल में माता पिता को कहीं ना कहीं ये फील होने लगा कि अब लड़की को 1 साल बाहर भेज दिया है, काफ़ी आज़ादी दे दी, अब वापस बुला लिया जाए। अब मेरी जो कंपटीशन थी या मेरे मानसिक जो द्वंद थे वो वहाँ से शुरू हुए। मुझे लगता था कि नहीं, मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है और मुझे और पढ़ाई करनी थी और मुझे अपने आप को साबित करना था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया एमफिल करने के लिए। वहाँ पढ़ाई शुरू हुई और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। माता पिता का प्रेशर बढ़ता चला गया। फिर मुझे नौकरी करनी पड़ी तो मैंने ज्वाइन किया इक्फाई यूनिवर्सिटी एज अ काउंसलर। वहाँ नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई कायम रखी। इसी बीच में दबाव आना शुरू, वापस आ जाओ, शादी होनी है। फिर थक हार के मैं वापस आ गई। आके माता पिता की बात मानी और मैंने ये सोचा कि चलो शायद शादी के बाद मेरा अपना घर होगा जहाँ घर के आगे मेरा नाम होगा और वहाँ मेरी आज़ादी होगी। मैं जैसे पढ़ना चाहूँगी मैं अपनी पढ़ाई चालू रखूँगी और मेरे पति जो होंगे वो मुझे सपोर्ट करेंगे। शादी के लिए जो रिश्ता आया वो हमारे ही उत्तर प्रदेश से, जौनपुर ज़िले से आया। फिर क्या था, शादी हो गई। गए, मेरे जैसी लड़की जो इलाहाबाद रही, दिल्ली रही, घर में सबसे छोटी और मेरे भाई बहनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी थी। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदली और मैं सीधे वापस आई कट टू घूंघट में। और इतना घूंघट कि किसी से भी मिलना है तो उसी घूंघट के अंदर ही धीरे 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 पर्दे उतरने शुरू हुई। शादी में जितना उम्मीद की गई थी उससे ज़्यादा दिया गया। लेकिन इंसान बहुत स्वार्थी होता है, उसको जितना मिले हमेशा कम लगता है। वहाँ जाने के बाद सबको लगा कि अरे ये तो बहुत लेके आई है, हमने कम मांगा। अब शुरू होता है जिंदगी का दूसरा पड़ाव, जो शायद हम पिक्चरों में देखते थे। उसी पिक्चर से निकल के मेरी जिंदगी उसी पड़ाव पे आ गई। मैंने अपनी जिंदगी में देखा हर दिन सुनाना, सास का रूप, ससुर का रूप, जेठ जेठानी का रूप और सबसे मेजर पार्ट जो आपका साथी था। शादी के पहले तक तो वो चुप था, शादी के बाद डिमांड आना शुरू, हमें दिल्ली में रहना है तो मुझे दिल्ली में घर चाहिए, गाड़ी के लिए पैसे आए लेकिन गाड़ी मुझे और बड़ी चाहिए। मुझे लगता था कि मैं बहुत काबिल हूँ और आगे फ्यूचर में जाके मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो जाएगी और मैं सरकारी नौकरी निकाल लूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से दहेज के खिलाफ थी, लेकिन उम्मीदें अलग हो गई। पति की डिमांड बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मैंने उनकी बात सुनी, फिर घर पे बताना शुरू किया। पिताजी को समझाया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। पापा ने दीदी से बात की क्योंकि मेरी बहनें दिल्ली रहती थी। दिल्ली में एक घर की व्यवस्था की गई, हम वहीं रहना शुरू कर दिया। दिल्ली आ गए।
विदाई करते समय जौनपुर में 2 देवर थे मेरे। सास ने कहा, ये जो 2 बेटे मैं अपने तुम्हारे साथ दे रही हूँ, आज से इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तुम्हारी है। अब तुम इन्हें पालोगी। हम दिल्ली पहुँच गए। 2 बीएचके का फ्लैट, रहने वाले हम 4 लोग। पति का पहला सवाल ये था कि पढ़ाई बाद में होगी, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। घर के खर्चे हम मिल बाँट के करेंगे। फिर वही यूपी की मिडिल क्लास मेंटालिटी। मैंने कहा क्यों नहीं, लोगों को बराबरी का काम करना चाहिए। मैंने नौकरी शुरू की। बीएड किया था, नौकरी मिल गई। गाज़ियाबाद में पढ़ाना शुरू किया। एक स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ाया। ज़िंदगी बदली कैसे? पति का क्या कहना था, हमारे कमरे में एसी लगा है, दूसरे कमरे में कूलर चलेगा तो बिल ज़्यादा आएगा, तो हम सब एक ही कमरे में सोएंगे। तो एक कमरे में मैं, मेरे पति, गद्दे डाल के मेरे दोनों देवर। ये मेरी शुरू की ज़िंदगी है, शादी का पहला साल। मैंने पूछा हमें घूमने जाना है, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, 6 महीने बाद हम इस बारे में सोचेंगे, अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारी है। मैंने कहा ठीक है। तो जो शादी की ज़िंदगी होती है, तो शायद उसको मैंने देखा ही नहीं ढंग से। इसके बाद नया सफ़र शुरू हुआ। पति ने मुझे बताना शुरू किया कि अब मुझे बाहर जाना है। अब मुझे विदेश के ऑफ़र आ रहे हैं, अब मैं बाहर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वही बात आई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सपोर्ट चाहिए। अब तुम कमाती हो तो तुम मेरी मदद करो। मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने पैसे अपने जो सेव किए थे निकाले, उनको कन्वर्ट कराया, उनको बाहर भेजा। ये बाहर चले गए। उस दौरान पे हम लोग ने प्लान किया कि चलो कुछ टाइम अपनी फैमिली लाइफ को बढ़ाते हैं। अब 2 साल हो गया शादी को, एक बच्चे के बारे में सोचते हैं। पहले तो पति ने बहुत आनाकानी की, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब ये वापस आ गए तो हम लोग ने इस बारे में सीरियसली बात की और 2014 में मैंने कंसीव किया। मेरी पहली प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं एकदम इग्नोरेंट, मुझे भी कुछ नहीं पता। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया, तुम परेशान नहीं हो, मेरे माता-पिता हैं, सब करेंगे, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2014 के बाद जून 2014 तक इनके पास फिर ऑफ़र आया, इनको निकलना था लंदन। मैंने पूछा कि इस बार मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, तो सेम चीज़ कि अभी नहीं, ये लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे कुछ महीनों के लिए जाना है। तुम अभी फिर मुझे प्लीज़ फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर दो क्योंकि अभी मुझे निकलना ज़रूरी है, ये हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी लाइफ़ इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आज्ञाकारी बीवी की तरह मैंने उनको सपोर्ट कर दिया। इन्होंने बोला मैं जैसे ही जाऊँगा, मेरी माँ और मेरी जेठानी जो थी उनकी भाभी, वो आ जाएँगी तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए। मैंने कहा ठीक है। ये चले गए जून में। जून से लेके सितंबर आ गया। पहली प्रेगनेंसी, आगे-पीछे कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं। एक डॉक्टर थी जो मेरी बहन ने बताई थी, उनके यहाँ रिक्शा पकड़ के जाना, अल्ट्रासाउंड अकेले कराना, सारी चीज़ें अकेले। घर में 2 देवर थे मेरे साथ, उनकी ज़िम्मेदारी पूरी, साथ के साथ नौकरी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मैंने पूछा, "कब आएगा कोई आपके घर से? कुछ दिक्कत हो गई है, वो लोग पहुँच जाएँगे।" मैंने कहा, "मुझे घर जाने दीजिए।" "नहीं, नहीं, तुम रहो, वो आने वाले हैं।" ये करते प्रेगनेंसी के 8 महीने बीत गए। सितंबर आ गया, पति वापस आ गए लंदन से। उनके आते ही मेरी सास वापस आ गई। जौनपुर से सीधा अगले दिन मेरी सास की एंट्री होती है। 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद सास के आते अलग-अलग तरीके से नियम कानून बताना शुरू। नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, हमेशा औरत को काम करते रहना चाहिए, इसी से नॉर्मल डिलीवरी होती है। मैंने उनकी सारी बातें सुनी, सब बातें समझी। मुझे पता था कि चलो सास हैं, लेकिन इनकी उम्र हो गई है, कितना मेरी सेवा कर पाएँगी। सर्वेंट रख दिया, सब उसको समझा दिया कि क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, ताकि किसी पे कोई लोड नहीं आए मेरी डिलीवरी का। मैंने मायके में सबको मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं करने की, मेरी सास आ गई हैं, वो देख लेंगी, सँभाल लेंगी मुझे। वो भी दिन आ गया, जिस दिन मेरा वाटर बैग फट गया। रात में भागे हम 11 बजे हॉस्पिटल। मेरे दिमाग में सास की बातें फिट थी कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए।
समाज की एक-एक बात को अपने दिमाग में रखना और जब आप उसको आइडियलिस्टिकली फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने इस रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोशिश की कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पूरा पेन सहा। अल्टीमेटली डॉक्टर ने बोला नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सिज़ेरियन पे ही जाना पड़ेगा। फिलहाल जो भगवान को मंज़ूर होता है, वैसा ही हुआ। सुबह 5 बजे प्यारी-सी गुड़िया ने जन्म लिया। मन ही मन मैं हमेशा चाहती थी मैं एक बेटी की माँ बनूँ। मेरे लिए वो बेटी मेरा भाग्य लेके आई थी, लेकिन बाकी सबके लिए वो एक भार थी, एक बोझ थी। मेरी सास बाहर बैठे दुखी हो चुकी थी। मेरे पति सर लटक चुका था। वो जो पहले कहते थे ना कि बेटी के आने से कंधे झुक जाते हैं, कुछ उसी तरीके के हाव-भाव सबके बदल चुके थे। मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आई। सास का पहला कदम अस्पताल के कमरे में और पहला डायलॉग, इतना मेहनत करके ऑपरेशन करा के एक लड़की को पैदा किया है। कुछ नहीं कहा मैंने। मैं उस स्थिति में ही नहीं थी कि मैं कुछ कहती। मैं सिर्फ देख रही थी। मैंने सबकी शक्लें देखी, सबकी बातें सुनी। मैं घर आई। चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी थी। लोगों के हाव-भाव बदल चुके थे। मैं ऑपरेशन थिएटर से निकल के 4 दिन बाद वापस अपने घर पे छोटे से बच्चे के साथ अपने कमरे में बैठी। हमारे पास कोई आने को नहीं तैयार। छोटी सी बच्ची रोती थी, देखती थी। मैं सिज़ेरियन के बाद मुझे नहीं पता था खुद को कैसे सँभाला जाता है। लेकिन मैंने सँभाला। ज़िंदगी में पहली बार ये समझ में आया भूख क्या होती है। जब आप फ़ीड कर रहे होते हैं, तो आपको भूख लगती है। मैं खाना माँगती थी, मुझे कोई कमरे में पानी देने को नहीं तैयार होता था। काम वाली लगी थी, मैंने उसको बता देती थी कि ये बना दो। तो अगर वो दाल का पानी बना के जाती थी, मेरी सास उसमें स्पेशली नमक डाल देती थी कि मैं पी ना पाऊँ। बहुत खराब समय था वो। मैंने बहुत खराब तरीके से उन चीज़ों को फ़ील किया है और मुझे लगा कि इस स्थिति से मैं कैसे उभरूँगी। सास जब आएँ, तुम्हारी बेटी इतनी खराब है देखने में, उसका पैर टेढ़ा है, वो काली है। ऐसे बहुत सारे व्यंग, तंज उन्होंने कसे। फिलहाल उन चीज़ों से निकलते-निकलते मैंने अपने पति से बहुत सवाल किए, उस चीज़ों पे हमारे बहुत डिबेट हुए। फिर मैंने कहा कि अब मैं खुद को सँभाल नहीं पा रही, मुझे अब घर जाना है। और उस स्थिति में मैंने उनको कन्विंस किया, मैं मायके आई। मायके आने के बाद मेरी सेवा हुई, मेरी बेटी की सेवा हुई, मेरी मदर ने सब कुछ किया हम दोनों के लिए। दिसंबर बीता, मैंने पति से पूछा कि ये जो सब हुआ, जब मुझे सबसे ज़्यादा सबकी ज़रूरत थी, ये जो हुआ ही नहीं होना चाहिए था। फिर मेरे पति आए दिसंबर में। उन्होंने बोला मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है बैंगलोर और हम बैंगलोर चलेंगे, कोई बात नहीं है, जितना हुआ हम दोबारा से लाइफ़ रीस्टार्ट करते हैं। फिर आदर्श नारी की तरह मैंने उनकी बात मान ली। हम चले गए बैंगलोर। बैंगलोर जाने के बाद लाइफ़ बहुत बदल गई। पति ऑफ़िस जाते थे, हम और मेरी बेटी गेस्ट रूम में रहते थे। अचानक से एक दिन पति का मोबाइल हाथ में आया और मैंने उनके मैसेज चेक करना शुरू किया। तो मुझे पता चला किसी से बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, बड़ी आत्मीयता से बातें चल रही हैं। उनसे मैंने पूछा कि ये जो बातचीत है ये क्या है? एक ही सवाल का जवाब आया, तुमसे सबसे कोई मतलब नहीं, तुम बच्चे पे ध्यान दो। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जो ज़िंदगी दिख रही है वो ज़िंदगी है नहीं। मैं किसी छलावे में जी रही थी और ज़िंदगी बहुत अलग है। 3-4 महीने हम बैंगलोर रहे, वापस आए। दिल्ली वापस आए, पति का रवैया बदल गया। अब पति को लगा कि ये काफ़ी चीज़ें जान गई है मेरे बारे में। रवैया पूरी तरीके से बदल चुका था। बातचीत कम होती जा रही थी। जो रिश्तों में एक संतुलन था वो ख़त्म हो रहा था। जो चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी वो और ख़राब की जा रही थी। अब कहीं न कहीं बस पति का एक सूत्र कार्यक्रम था कि मैं किसी तरह यहाँ से चली जाऊँ। अब शुरू होती है मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना।
हर एक सुबह मेरे लिए नई थी। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसको समेटना, सँभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैं लड़ती रही, जूझती रही, सँभालने की कोशिश करती रही। लेकिन हमारी मिडल क्लास मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये लास्ट था। ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। मुझे कहाँ पे ये कहना है कि नहीं बस अब और नहीं झेल सकती मैं। अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि आस-पास के घरों में पता चलने लगा था। लोग मेरी बहनों को जानते थे। लड़ाइयों का लेवल इतना बढ़ता चला गया, कभी कुछ उठा के फेंक दिया जा रहा है, रात-रात में बैठा जा रहा है, मोबाइल चेक किए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, जिससे मैं इसके ऊपर ये कह दूँ कि ये गलत है और मैं इसलिए इसको यहाँ से भगाना चाहता हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं, जब मैं डर के मारे दरवाज़ा बंद करके लेटने लगी थी। लेकिन ये सब किया उस एक बीवी ने। दिन कब बदला? जब ये प्रताड़ना आ गई मेरी बच्ची पे। साल भर की बच्ची। अब पति ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और एक रात ऐसी आई कि मेरा पति मेरे बच्ची को उठा के बालकनी के बाहर खड़ा हो गया कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं इसको नीचे फेंक दूँगा। बस वो दिन था, जब एक बीवी हार गई और एक माँ जीत गई। मैंने कहा अब मुझे अपने से ज़्यादा इस छोटे से बच्ची को सुरक्षित रखना है। कहते हैं ना कि जब रिश्तों में बहुत दूरी आ जाए तो थोड़ी-सी दूरी ले लेनी चाहिए। कहते हैं दूरियों से प्यार बढ़ जाता है। सोच मेरी यही थी। मैंने अपनी बहन से बात की कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन घर पे रहना चाहिए और थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार था। उसको ये लग गया कि अब यहाँ की बातें इसकी बहनों तक जा रही हैं, तो ये घर हमें छोड़ देना चाहिए। उसने कहा हम गुड़गाँव शिफ्ट होंगे, हमने कहा ठीक है, हम गुड़गाँव चले जाएँगे। मुझे लगा शायद जगह बदलने से रिश्ते बदल जाएँगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन सुबह उठे तो पैकर्स एंड मूवर्स वाले आ गए मेरे घर पे। सुबह-सुबह बोला सामान पैक करना है, हमें जाना है। मैं पूछ रही हूँ मुझे जाना कहाँ है? मैंने घर बुक कर दिया है, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग था कि अचानक से मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा कि आप तो ऑफ़िस चले जाएँगे? दिन भर मुझे छोटी-सी बच्ची के साथ रहना है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना हम जा कहाँ रहे हैं? तो जवाब आता है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहीं रहोगी। मैंने बहनों को फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है। बहनें आई मेरी वापस, पूछा उनसे कि ये अचानक से आप कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए। तो जवाब ना देते हुए अपने बातों का स्तर गिरा दिया गया। गाली-गलौच पे बात आ गई। मेरी बहन भी जब तक समझाती रही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई, तो फिर पुलिस को फ़ोन किया गया कि अब बात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। पुलिस आई। ये मेरे दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस आई, उसने मुझसे पूछा, "मैम आप जो कहिए, आप जो बताइए कि अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो हम अभी इनको स्टेशन ले जाएँ। हम अभी थाने ले जाएँगे, ठीक हो जाएँगे, बातचीत सही हो जाएगी, सब सही हो जाएगा।" मैं पुलिस वाले की बातें सुन रही थी और मैं अपने पति को देख रही थी। मुझे लगा इस आदमी से मैंने शादी की है, मेरी वज़ह से ये थाने जाएगा। इससे रिश्ते ठीक होते हैं क्या? मैंने पुलिस वाले से कहा, "नहीं भैया ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बहनों ने आपको बुला लिया था लेकिन कोई बात नहीं, ये घर के बीच की बात है, आप रहने दीजिए।" पुलिस चली गई। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान इस पूरे परिवेश में जो समझ में आया, सर्दी का टाइम था, जनवरी का टाइम था, सामान पैक किया। जो मेरा प्लान था, घर जाते हैं, थोड़ी दूरी आएगी तो सामने वाला समझ पाएगा कि परिवार किसे कहते हैं। पैक किया, 24 जनवरी 2016 मैं इलाहाबाद आ गई। जनवरी 2016 से लेके आज तक ये इंसान अपनी बेटी से नहीं मिला। इसने आज तक कभी कॉल नहीं किया कि मेरी बच्ची कैसी है, मेरी बीवी कैसी है। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी थी। 2016 में जब वापस आई, मैंने जैसे बताया था मैं घर में सबसे छोटी थी। 4 महीना, 6 महीना मैं बहुत डिप्रेशन में रही। मुझे लगता था
मैं घर में सबसे छोटी, हमेशा पैम्पर्ड रही, लाड प्यार में पली। अब मेरे हाथ में छोटी सी बच्ची है। पैसे मैंने कभी सेव करने सीखे नहीं थे। पति ने जहाँ बोले वहाँ खर्च कर दिए। मुझे लगता था जो पैसा अपना घर पे खर्च हो रहा है। गिने चुने पैसों के साथ मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर सर्वाइव कैसे करूंगी। तो वो दिन था कि मैंने इतना सीवियर डिप्रेशन देखा कि मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। 4 महीने 6 महीने बाद जब मैं निकली तो जिन सड़कों पे मैं कॉलेज टाइम पे गुजरती थी, उस जगह पे जाके मैं बेहोश हो गई। मुझे लोगों को देखना पसंद नहीं आ रहा था, मुझे डर लगता था लोगों से। फिर ये धीरे धीरे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं किया तो कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपके माता पिता होते हैं, ठीक है, आपके साथ आपका परिवार होता है, लेकिन एक माँ माँ होती है। फिर ये माँ जगी। फिर इस माँ ने ठाना, कोई बात नहीं, मेरी बच्ची मेरी ताकत है। लोग कहते हैं कि ये जिम्मेदारी है, ये कमजोरी है, नहीं, मेरी बेटी मेरी ताकत है। और इस दौरान मुझे मेरी एक दोस्त थी जो प्लस साइज मॉडलिंग में गई थी। उसको देख के मैं बड़ी खुश हुई थी। डिलीवरी हुई और शरीर पे ध्यान नहीं दिया तो वजन अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। उस दौरान जब पता चला प्लस साइज मॉडलिंग भी कुछ होती है, तो बस दृढ़ विश्वास लेके पहुंच गए चंडीगढ़। इलाहाबाद की पहली प्लस साइज मॉडल बनी। कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैंने पार्टिसिपेट किया ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया में। मैं विद्यार्थी बहुत अच्छी रही हूँ। जैसे जैसे टीचर सिखाते गए और मैं सीखती गई। मेरे साथ जितनी भी लेडीज थी बहुत डिजर्विंग थी और मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ भगवान ने मेरे लिए अब नियत किया है। उसी विश्वास के साथ स्टेज पे चढ़ी और जीती ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया 2018 वर्णिका शुक्ला। बस वो एक स्टेज था और जिस समय क्राउन पहना तब समझ में आ गया मैं छोटा जानवर नहीं हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है, ये मेरी जिंदगी है। तब से पलट के मुड़ के नहीं देखा कि मुझे किसी की ज़रूरत है। चीज़ें आती रहीं, अवसर आते रहे, मौके आते रहे, मैं आगे बढ़ती रही। बहुत स्टेज शोज़ किए, बहुत शोज़ जज किए। कोरोना पीरियड आया, प्रोफेशनली एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। आज खुशकिस्मत हूँ, 2 पिक्चरों में काम करने का मौका मिला, एक प्रकाश झा सर के साथ, एक अरविंद बब्बल सर के साथ। आज आपके साथ अपनी इस कहानी को साझा किया मैंने। जोश टॉक्स को ढेर सारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर पाई। और मुझे लगता है अगर आप एक माँ हैं तो आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। आपके अंदर एक शक्ति है, आप खुद एक शक्ति हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए सिर्फ प्रेरणा बनिए और अपनी शक्ति खुद पहचानिए। समाज आपको बातें बताएगा, रास्ते आपको खुद बनाने हैं। तो बस अपनी शक्ति को पहचानिए और जितनी भी सिंगल विमेन हैं दुनिया में, सिंगल मदर स्पेशली, आगे बढ़िए। पूरी दुनिया आपकी है, आप अपना रास्ता बनाइए, लोग आपका रास्ता बनाते जाएंगे। शुक्रिया। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।